नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। आज का टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश है या प्राकृतिक प्रदेश है, उन प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हमें पढ़ना है। भौतिक विभाजन या इसी को हम कह सकते हैं भू आकृतिक विभाजन। तो सबसे पहली बात यह आती है कि यहां पर भौतिक विभाजन का मतलब क्या, या भारत को भौतिक विभाजन या इसका भू आकृतिक विभाजन क्यों किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह आती है, चूंकि जो हमारा देश है, हमारे देश में यहाँ पर विविधता पाई जाती है। कहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत पहाड़ी देखने को मिलेंगे, कहीं पर समतल मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको यहाँ पर बहुत से उच्चवत जैसे कि नदी, पर्वत, पठार, जो भी चीजें हैं, या कहें यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दर्रे हैं या कहें जलप्रपात है, इन सभी बहुत सारी विविधताओं के कारण यहाँ पर अलग अलग भागों में मरुस्थल, इन सभी चीजों के कारण इसके भौतिक विभाजन किया जाता है। तो भौतिक विभाजन की जब हम बात करेंगे तो भारत को यहाँ पर चार भौतिक विभाजन या चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। और सिर्फ आज हम इतना ही बात करेंगे भौतिक विभाजन को लेकर कि कौन कौन से चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। इसके बाद हमारी ज्योग्राफी का सही से जो टॉपिक रहेगा वह शुरू होगा। लेकिन हमें समझने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी था, तभी हम हर चीजों को जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो प्रत्येक चीजों को समझने में। तो देखिए, ये है हमारा देश भारत, और आज हम बात करेंगे भौतिक विभाजन के बारे में, यानी इसके भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर विभिन्न पर्वतों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, उनके शिखर के बारे में, पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, जलप्रपातों के बारे में, कृषि के बारे में, इसके साथ ही यहाँ पर खनिजों के बारे में। तो आप देखेंगे कि बहुत से स्थान पर आपको बहुत सी पहाड़ियां मिलेगी, कुछ स्थान पर आपको नदियां मिलेगी। जैसे कि आप जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में असंख्य नदियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जब हम उत्तर प्रदेश या बिहार वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर मैदान के बारे में जानकारी मिलेगी। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो पठारों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, और इधर की ओर हमें यहाँ पर पश्चिम पूर्वी घाट के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से भारत को भू आकृतिक क्षेत्रों के आधार पर, विविधता के आधार पर चार भौतिक प्रदेशों में देखा जाएगा। वह चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है कि भारत के चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है यहां पर प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, एवं द्वीप समूह। अब जब आप भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ जगह पे आप ये पढ़ेंगे कि भारत के 5 भौतिक प्रदेश है। उन 5 भौतिक प्रदेश में द्वीप समूह को अलग रख दिया जाता है, यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और 5वां द्वीपीय समूह। इस प्रकार से यहाँ पर 5 भाग इसके माने जाते हैं। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनमें जो सही डाटा माना गया है
वह इसके 4 भाग ही माने गए हैं। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेश या भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में या भारत का कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया जाता है, तो उसका 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया जाता है। पहला उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा अगर हम बात करें तो तटीय मैदान एवं द्वीपीय समूह। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत में किस क्षेत्र को यहां पर इन नामों से जाना जाता है, तो हम इसके लिए भी यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां तक है। तो देखिए, जब हम यहां की बात करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो मैंने यहां पर एक लाइन या सीमा बनाई हुई है, एक रेखा बनाई हुई है, इसके ऊपर का जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आप यहां पर पाएंगे कि बहुत से आपको पर्वत के बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए इसका जो नाम होता है, इसे कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला भाग, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जब हम इससे नीचे की ओर आते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां से गंगा नदी, यमुना नदी, असंख्य नदियां प्रवाहित होती है और इनके द्वारा यहां पर विशाल मैदान के द्वारा या कहें यहां पर विशाल मैदान का निर्माण भी होता है। और यही वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा विशाल मैदान के बारे में। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो सेकंड क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र कहलाता है विशाल मैदान के नाम से। तो देखिए, पहला तो हो गया हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया विशाल मैदान। विशाल मैदान। अब हमारे मन में जब हम विशाल मैदान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में यहां पर एक प्रश्न उठता है कि विशाल मैदान का मतलब कि यहां पर कृषि होती होगी। तो देखिए, जब भी आप मैदान के बारे में चर्चा सुनते हैं तो आपके दिमाग में सीधी बात ये आती होगी, शायद यहां पर कृषि या खेती का कार्य किया जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी मैदान की बात की जाएगी तो वहां पर कृषि ही होगी। हो सकता है वह भूमि बंजर हो, वहां पर कृषि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर अधिकांश भागों में आपको कृषि कार्य देखने को मिलेंगे। लेकिन मैदान का मतलब यही नहीं होता कि वहां पर कृषि होगी, क्योंकि अधिकांशतः आप देखेंगे कई जगह पर आपको बंजर भूमि भी देखने को मिलेगी, जो कि कृषि के लिए यहाँ पर उपयुक्त भूमि नहीं होती है। तो आपको पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो कि ऊपर वाला भाग हमने देखा। दूसरा ये वाला जो क्षेत्र है, ये कहलाता है विशाल मैदान। ठीक है, जब हम नीचे की ओर आते हैं तो तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ की जो प्लेटें पाई जाती है, इन प्लेटों का किस प्रकार से यहाँ पर खिसकना हुआ और किस प्रकार से निर्माण हुआ। तो उसी के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा। यानी पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा विशाल मैदान और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर यह जगह, यह वाला भाग शेष बचा हुआ है। तो चौथा नंबर हमने लिखा है तटीय मैदान। तो आप देखेंगे यहां पर यह तटीय क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र को, यह वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो यह हो गया हमारा चौथा तटीय मैदान। इसके साथ ही यहीं पर आप जानते हैं द्वीप समूह है कुछ इस प्रकार से। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर की ओर है
लक्षद्वीप। तो यही द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। तो मोटे तौर पर जब हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में, तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ऊपर का भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इधर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है विशाल मैदान। ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार। और ये जो तट वाला क्षेत्र है इसे तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और जो द्वीप समूह है या कहें द्वीप है उन्हें द्वीपीय समूह के नाम से जाना जाता है। तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि भारत को भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है और इन चारों नामों को ध्यान रखना है। लेकिन आप पढ़ते हैं यहां पर कि इन भौतिक प्रदेशों को यहां पर उप भौतिक प्रदेश या इसका उप भौतिक विभाजन भी किया जाता है। जैसे ये जो तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान तो यहां पर है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक क्षेत्र शेष बचा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र। यहां पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने थार के मरुस्थल के बारे में सुना होगा, तो वे मरुस्थलीय क्षेत्र यहीं पर है। तो एक भाग क्या हो गया उप विभाजन के अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें हम थार के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका तटीय मैदान वाला क्षेत्र है इसमें जो द्वीपीय समूह है, इस द्वीपीय समूह को उप विभाजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो द्वीपीय समूह भी इसके अंतर्गत उप विभाजन में आता है। अब साथियों जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार में ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को एक नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मध्य उच्च भूमि। और जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि यहां पर मध्य प्रदेश को मध्य उच्च भूमि या कहें 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो ये जो मध्य उच्च श्रेणी है इसके भी यहाँ पर 5 भाग है, जैसे कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, उसके अलावा मध्य भारत का पठार। तो ये वाला क्षेत्र है मध्य उच्च भूमि, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और ये वाला जो भाग है इसे जाना जाता है दक्कन के पठार के नाम से, दक्कन का पठार। तो भौतिक विभाजन में सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि भारत को 4 भौतिक विभाजन या भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, उनके नाम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा और इसके अलावा यहां पर भौतिक विभाजन से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हमने इन चारों के बारे में जाना, तो अब हम जो अगला वीडियो रहेगा उसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हिमालय है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उस हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे कि हिमालय का कौन सा भाग ट्रांस हिमालय कहलाता है, बृहद हिमालय कहलाता है, लघु हिमालय कहलाता है, शिवालिक कौन सा भाग है, कश्मीर घाटी कहाँ पर है, यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कौन कौन सी घाटियां है, दून द्वार किसे कहा जाता है, इन सभी चीजों को और यहाँ पर कौन से दर्रे हैं वे होगा हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में। दूसरा विशाल मैदान की जब हम बात करेंगे तो विशाल मैदान में वही बात की यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है, सिंधु गंगा का मैदान, क्योंकि यहाँ पर सिंधु और गंगा नदी या कहें ये वाला क्षेत्र गंगा नदी के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते ही हैं। तो गंगा नदी और सिंधु गंगा का मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। इसके पश्चात बात करेंगे मध्य उच्च भूमि दक्कन के पठार के बारे में, उसके बाद तटीय मैदानों के बारे में। फिर हम यहीं पर बात करेंगे कौन कौन से पठार है, जैसे कि मालवा के पठार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद विभिन्न पहाड़ियों के बारे में, जैसे कि कार्डामम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, उसके अलावा पलनी की पहाड़ी, वहीं पर यहाँ पर सेवराई की पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर हम इनके शिखर के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से, जैसे कि जब हम अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे तो माउंट शिखर ये किस प्रकार का यहाँ पर यह कहें किस पहाड़ी पर अवस्थित है, किस पर्वत पर अवस्थित है। जब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इसका सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मगिरी के बारे में बात करेंगे। इधर हम जो अनईमुदी है, अनईमुदी के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से हम बहुत सी यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं हिमालय के बारे में, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। धन्यवाद।